कानून को लेकर जो है अब एक तरफ जहां सरकार ने समिति गठित कर दी है वो जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी, और दूसरी तरफ अभी आपने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन हुए। अब कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे और समझाएंगे लोगों को और भू कानून के लिए उन्हें जागरूक करेंगे कि वो लोग कांग्रेस का साथ दें लड़ाई में। इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो कांग्रेस कह रही है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो आश्वस्त है। वो उसका मानना ये है कि जो वो कर रही है वो ठीक कर रही है और वो हर एक दिशा में सोच रही है, वो काम कर रही है। वो चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे मैदानी इलाका हो, वो हर एक इलाके में सही काम कर रही है, ये सत्ता पक्ष का कहना है। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सभी मेहमानों से हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जितेंद्र बिष्ट भी जुड़ेंगे, कांग्रेस नेता हैं। डी के पाल जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं। प्रदीप कुकरेती जुड़ चुके हैं, आंदोलनकारी हैं। डॉक्टर पंकज पेनुली जुड़ चुके हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम प्रदीप कुकरेती जी आप ही का रुख कर लेते हैं। प्रदीप कुकरेती जी, लंबे समय से मांग चल रही है भू कानून को लेकर। आज की डेट की बात की जाए, अभी प्रदर्शन भी किया गया था। विपक्षी पार्टी कह रही है अब इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, चूंकि चुनाव है तो विपक्षी पार्टी का कहना लाजमी भी है। अभी तक शांत थे, लेकिन ये जब आंदोलन देखा उन्होंने तो वो भी अब जाग गए हैं। लेकिन सरकार ने उससे पहले ही कमेटी गठित कर दी। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सरकार ने निश्चित रूप में एक जो जिस प्रकार से जो जनसैलाब जो निकला, उसको परिस्थिति को समझते हुए वो एक तरह से मैं कहूँगा कि सरकार थोड़ा सहम गई है। और समिति बनाने का जो उन्होंने प्रयास किया, समिति का जो अध्यक्ष भी बनाया, वो एक ऐसे अधिकारी को बनाया कि शायद लोगों की सहानुभूति उसमें मिलेगी, क्योंकि जो राधा रतूड़ी मैडम है उनके प्रति सबकी इस तरह की सहानुभूति है और उनका जो अपना एक कार्य करने की जो शैली है सब उनको पसंद करते हैं कि शायद लोग इसमें होंगे। वास्तविकता ये है कि इस राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो जिन उद्देश्यों को लेकर हम आज लड़ रहे हैं, वो मूल उद्देश्य वही था। हमारे बगल में हिमाचल है, हमारे जो पूरे सराउंडिंग में जो भारत के आप जब देखेंगे तमाम, और उत्तर प्रदेश जैसे उसमें जो है हमें वरीयता मिला करती थी, हमारे उस डोमिसाइल का महत्व होता था। उस जो है जिस प्रकार से हिमालय पर्वतीय विकास अलग से एक यूनिट बनाई गई थी, तो ये चीज़ें तो जब आप लगाइए कि पृथक उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से हम जो पिछड़ा क्षेत्र थे, सीमांत प्रदेश थे, विषम परिस्थितियों वाला प्रदेश था, बोली भाषाएं सब लेके संस्कृति से लेके सारी चीज़ें डिफरेंट थी। मतलब अधिकारियों को पनिशमेंट के लिए यहाँ केंद्र हो चाहे राज्य सरकार होती थी, वो इधर भेज देती थी। आप उससे समझ सकते हैं कि अगर किसी को सज़ा देनी है तो समझ लीजिए वो कितने उसमें जा रहा है। इन चीज़ों को लेकर जब राज्य आंदोलन होता है, शहादत भी होती है। इतनी शहादतें मैं समझता हूँ कि बाकी वरदान में जो हमारे साथ दो राज्य और बने, वो राज्य हमसे ज़्यादा बेहतरी उनकी जो परिपक्वता, राजनीतिक परिपक्वता, मैं उन राज्यों के उनके कहूँगा नेताओं की, कि उन्होंने अपनी राजधानियाँ तय करी, अपने राज्य के नियम बनाए, नीतियाँ बनाई। और हमारे यहाँ राज्य के जो प्रतिनिधि थे वो अपरिपक्व थे, उन्होंने हमारी नीति नहीं बनाई। जो 371 के पैटर्न पे जो हम आज कह रहे हैं कि हमारे जो है भूमि संरक्षित होनी चाहिए, हमारे यहाँ जो है न कोई जो है मूल निवास पे डोमिसाइल पे जो काम हो रहा है, तमाम चीज़ों को लेके रोजगार की दृष्टि से, लोक सेवा आयोग की दृष्टि से, तमाम चीज़ों में किस तरह से पाठ्यक्रम रखा जाना चाहिए, कहाँ रखा जाना चाहिए, कैसी जो है, जब हम 23 साल के अंदर अपने जो मुख्यालय, हमारे मंडल मुख्यालय, वहां हम अपने कमिश्नरों को नहीं बिठा पाए, डीआईजी को नहीं बिठा पाए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे साथ कितना सौतेला व्यवहार हो रहा होगा। दूसरी बात, जो पूरे जिस प्रकार से जो नीति जो चल रही थी,
उस नीति को 2012 में जब हमने देखा कि मूल निवास बंद हुआ, उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच ने 2012 में एक बहुत वृद्ध जुलूस निकाला और राजभवन कूच किया और महामहिम से ये अपील करी थी कि ये हमारे अधिकार है। लेकिन इसी बीच में एक कोई षड्यंत्र होता है, किसी ने, जो मेरे को विश्वस्त सूत्रों से पता लगा कि किसी के अपने नीति कोई सचिवालय में रहे होंगे या कहाँ शासन में थे, विधानसभा में थे, किसी ने अपने हित को साधने के लिए किसी तीसरे चौथे के माध्यम से, इस प्रदेश में यही जो होता आ रहा है, वो पीआईएल डाल के उस पर कहीं ना कहीं से न्याय विभाग से, वहां से हाई कोर्ट से उसमें वो करा। और जब न्याय विभाग उसमें सुझाव देता है तो माननीय विजय बहुगुणा जी ने उसको इग्नोर कर दिया, ना बल्कि वहां से जो कोर्ट से जो नेगेटिव वो आता है, बजाय उसके जो आप सेकंड बेंच में करते, सुप्रीम कोर्ट में करते, लेकिन नहीं, क्योंकि राजनीतिक लाभ लेने के लिए, उन वोटों के लिए वो इतने बड़े वो थे, उनको तो आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमारे हितों का कुठाराघात हुआ और 12 से लेकर अब 23 आ गया और लगातार हमने अभी 8 अगस्त को, जिस दिन हमने देखा अगस्त क्रांति होती है, उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच ने जब भू कानून को दोबारा से और सशक्त भू कानून को लेकर जब वो निकाला, और ये आगाज कल जब जो है आपने देखा परसों 24 तारीख को किस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा, और निश्चित रूप में ये अब ये निकल चुका है और ये पूरे पिथौरागढ़ तक जाएगा। ठीक है। पेनुली जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर विपक्षी पार्टी कह रही है, अब हम, फिलहाल कांग्रेस कह रही है कि अब हम जाएंगे, जनता को समझाएंगे और फिर जनता को लेकर आएंगे। क्या जनता समझदार नहीं है कि उसे समझाने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए मनीष भाई, मेरे को जो कांग्रेस का स्टेटमेंट है, कांग्रेस का स्टेटमेंट अपनी जगह है, लेकिन जो इस जन सैलाब रैली जो उस दिन आई थी 40-50 हज़ार लोगों की, उत्तराखंड आंदोलन के टाइम में इतना वयस्क तो नहीं था कि मैं उन यादों को फ्लैशबैक कर पाऊँ, लेकिन जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, वो कहते हैं कि ये जो रैली थी, ये उस टाइप की थी जैसे उत्तराखंड आंदोलन के ज़माने में देहरादून की सड़कों पर या कहीं पे भी रैलियां निकला करती थी। तो उस बात को सुन के मेरे मन में ये आया कि जब 70s में और अर्ली 80s में लोग बोलते थे उत्तराखंड राज्य अलग बनाएंगे, हम अपना पृथक राज्य बनाएंगे, तब लोग उनके ऊपर हंसते थे और बहुत मजाक बनाई जाती थी लोगों की कि ये इनके बस की राज्य बनाना है, इनका बस की ये करनी है कि ये पृथक राज्य बना सके। तो लेकिन वो 70s का, अर्ली 80s का, जब 94 में जन सैलाब आया, जब 94 के बाद लोग जत्थों के जत्थे लोग निकलने लगे, उसके बाद उत्तराखंड राज्य अलग बना। वैसे ही 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना और आज 23 साल के बाद, देखो यूकेडी का स्टैंड 2002 से ही यही, 2000 से ही यही था। मूल निवास और भू कानून, जितने भी अभी राज्य आंदोलनकारी कुकृति जी ने गिनाई हैं, उन सब में उक्रांत का समर्थन था, पूर्ण समर्थन था राज्य आंदोलनकारियों को। चाहे वो अगस्त क्रांति की 8 अगस्त की बात हो, चाहे अभी रिसेंट की बात हो, या इससे पहले कभी भी प्रदेश हित में जब भी कोई ऐसा आंदोलन की बात आई तो उक्रांत हमेशा साथ था। तो 23 साल के बाद आज जब इतना जन सैलाब आया है, जब लोग आए हैं, तो उस दिन की भीड़ ये गवाही देती है कि हमें मूल निवास भी मिलेगा और हमारा भू कानून भी आएगा। अब बात रही बीजेपी और कांग्रेस की। कांग्रेस, मूल निवास खत्म करने वाला कौन है? कांग्रेस। 2012 में जब हमारा एक ऐसा मुख्यमंत्री होता है जो पेशे से वकील है, जज है, उसके बावजूद भी वो सिंगल बेंच के डिसीजन को डबल बेंच में चैलेंज नहीं करता है और उस व्यवस्था को खत्म कर देता है। वो तो कांग्रेस की देन है कि यहां का मूल निवास खत्म हुआ। और मूल निवास और स्थायी निवास को पैरेलल पे लाने वाली कौन है? बीजेपी है। जब इनका पहला मुख्यमंत्री यहां पे नित्यानंद स्वामी के रूप में बैठता है, तो वो मूल निवास लागू करने के बजाय उसके साथ पैरेलल व्यवस्था लाते हैं स्थायी निवास की। और कांग्रेस ने तो कल बोल भी दिया, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने, 1950 में हम वो नहीं करते हैं। एक बड़े न्यूज़पेपर की बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी कल कि 1950 पे हम विश्वास नहीं रखते हैं। ये तो थी कांग्रेस की बात। अब आते हैं बीजेपी पे। बीजेपी के बहुत बड़ी बड़ी बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उस दिन बोली, एक रैली करके, मोदी है ना। मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? एक तरफ जब प्रदेश की जनता
सारे अपने सारे फोकस को छोड़ के, सारे काम को छोड़ के राज्य के एक मेन इशू पे जब हम इतनी बड़ी रैली के लिए आ रहे हैं, पूरा प्रदेश के अंदर उसका प्रचार है, उसी दिन मोदी है ना कि रैली। ये कौन सा चैलेंज था? मतलब आप साबित क्या करना चाह रहे हो? और उस मंच से आप कहते हो कि मैं मूल निवासियों के और भू कानून की बात करता हूं। सुनिए, मूल निवास और भू कानून की बात करता हूं। आपने चुनाव जीतने से पहले 2021 में कमेटी बनाई थी भू कानून की। कहां गई वो कमेटी? आज तक क्यों नहीं बना? यूसीसी पे आपने बहुत कुछ बोला और यूसीसी के लिए बहुत हाथ पांव मार रहे, क्यों नहीं भू कानून के लिए बोला? उन्होंने कहा मैं सैनिक का बेटा हूं, तो सैनिकों के लिए आपने क्या करा? ठीक है, मैं राज्य आंदोलनकारी हूं, राज्य आंदोलनकारियों का 10% का 36 आरक्षण वो फुटबॉल बना के रखा हुआ है। महिलाओं का 33% आरक्षण में इस सरकार में पीसीएस के पेपर के टाइम पे फिर वो तलवार लटक गई थी। और अब आप मूल निवास की बात करते हो। मूल निवास पे आपने समिति बनाई, किस बात की मूल निवास की समिति बनाई आपने? आप कहते हो कि स्थायी निवास को रद्द करा जाएगा। मुझे यह बताओ कि मूल निवास बन कहाँ रहा है? ठीक है, अपनी सरकार के अंदर जो पोर्टल है, एक दो 20 सेकंड पोर्टल है, उस पोर्टल के अंदर मूल निवास का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो कौन मूल निवास बनाएगा? और आपने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसका औचित्य क्या है जब मूल निवास बन ही नहीं रहे हैं प्रदेश के अंदर? ठीक है, डीके पॉल जी, सर आप भी उत्तराखंड के ही हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आप भी राजनीति पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है? देखिए यहाँ पर सरकार कह रही है हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा नहीं कर रहे हैं। अब सरकार तमाम तरह के नोटिफिकेशन जारी कर रही है, सरकार तमाम तरह की चीज़ें समिति भी उसने बनाई है, तो उस पर भरोसा किया जाए कि ना किया जाए? देखिए मनीष जी, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी है देश के अंदर राजनीति करने की, वो बहुत स्पष्ट है। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से आज बहुत सैकड़ों हजारों जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं लाइव डिबेट को, मैं उनको भी क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। वो क्या क्लियर है? हम राष्ट्रीय पार्टी बने हैं, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हुए हैं, जनता ने हमें बनाया है, लेकिन उससे इतर एक बात जिसको हम राज्य की राजनीति की बात करते हैं, राज्य में सरकार बनती है जिसको जनता बनाती है। जो सरकार राज्य में बनती है मतलब वो राज्य के हित के लिए बनती है, राज्य के मुद्दों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, राज्य की व्यवस्था मजबूत रहे, कानून व्यवस्था रहे, तमाम तरह की चीज़ों के लिए व्यवस्था होती है। और राज्य की सरकार ही अपने राज्यवासियों को उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो जैसा राज्य होगा, जिस राज्य में जैसे लोग होंगे, जो लोग होंगे, उन राज्य के लोगों के आधार पर वहां की नीतियां बनाने का काम आम आदमी पार्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से फिर बता देता हूं। हम जिस भी राज्य में सरकार बनाएंगे वहां के राज्य के लोगों के हक हकूक, उनके जो जरूरतें हैं उसको लेकर के हम नीति बनाते हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं और हम सरकार में आएंगे तब तो स्पष्ट कर देंगे उस चीज को। तो हमारी राजनीति दो तरह की है। हमारी राजनीति एक तो उस राज्य में, राज्य के आधार पर जो जैसे लोग जहां पर रहते हैं, चाहे वो राज्य आंदोलन से लिया हुआ उत्तराखंड हो, हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हम विपक्ष में रह करके भी वही बात उठाते हैं, हमारे दो स्टैंड नहीं है। हाँ, कुछ राष्ट्रीय पार्टियों के जो स्टैंड दर स्टैंड जो हो रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कांग्रेस पार्टी की कल की डिबेट को आज उसकी भर्त्सना करता हूं और खुले मन से आम आदमी पार्टी उस पर चिंतन कर रही है। ऐसा क्या हुआ? 2 बार सत्ता में आने वाली पार्टी को यह स्टैंड करना पड़ा कि हम 1950 के मामले पर हमारा स्टैंड जो है अलग तरह का है। यानी आप उन राज्य आंदोलनकारियों के पक्ष में नहीं खड़े, राज्यवासियों के पक्ष में नहीं खड़े, जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने राज्य बनाया। इसका मतलब वो बात बिल्कुल क्लियर होती है कि हमारी लाश पर बनेगा उत्तराखंड। इस पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लियर है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो फुटबॉल बहुत सारी चीजों का बना रखा है। हमारे साथी डॉक्टर पंकज पैनोली जी ने अपनी बातों में कहा, लेकिन कांग्रेस ने भी तो छोड़ा नहीं है ना भाई। हम तो पिछड़ गए, हमारा राज्य लूट गया। कहते हैं कि जोतकर जिन्होंने उगाई फसल, उनके हाथों में पड़े छाले देखिए, छाले। और जो चुराते रहे दूसरों की फसल, उनके हाथों में भरे
प्याले देखिए जो कांग्रेस और भाजपा के रूप में यहाँ पर है ये। और आप आगे क्या कहूं, आप समझदार ठीक हैं। है, ठीक है, लेकिन बस 10 सेकंड में ठीक है, ठीक है, ठीक कि राज्य की हक हकूक पर, राज्य की जरूरत पर कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी भी फेल हो गई है। ठीक है। संजू भाई जवाब दीजिए। मनीष जी, उत्तराखंड राज्य मेरी लाश पर बनेगा, ऐसा एक माइंडसेट रखने वाली कांग्रेस पार्टी, जिनके बड़े नेताओं के हाथ आंदोलनकारियों के खून से सने हो, रंगे हो, ऐसी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी जिसने हमारी मातृशक्ति को अपमानित करने का काम किया, जिसने हमारे युवाओं को आंदोलन के दौरान उनकी हत्या करने का काम किया, ऐसी कोलिशन पार्टनर के रूप में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन उस समय रहा, वो आज मूल निवास के ऊपर और अन्य भू कानून के ऊपर बड़े बड़े जो बातें कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ बहुत ही शर्मनाक है। ये तो कभी उत्तराखंड के न हित धारक रहे, न हितैषी रहे, और सदा से ही ये उत्तराखंड का लगातार विरोध करते रहे, और इनके मन में ना तो कोई इमोशन है, ना कोई भावनाएं हैं, ना उत्तराखंड के प्रति, ना उत्तराखंडियों के प्रति, जिनके प्रदेश अध्यक्ष लगातार बोलते रहे मैं उत्तराखंडियों पर और उत्तराखंडियत पर थूकता हूं, तो इससे ही इनकी मानसिकता पूरी तरह से उजागर होती है। और साथ ही अब ये तो रही कांग्रेस की बात। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज दिया, और राजनीति से ऊपर उठते हुए यहाँ के युवाओं का भी ध्यान किया, यहाँ के मातृशक्ति का भी ध्यान किया, यहाँ के रोजगार स्वरोजगार हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। यहाँ का सुनिए ना, आ रहे ना, ब्रेक का वक्त हो चला, छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मजे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एचएन न्यूज़। पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए, सीडीएस, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित ना हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसा भी, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीज़न से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा में मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।
रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला एक मनोरम पर्यटन स्थल है। गढ़वाल की हिमालय पर्वतमाला में मौजूद इस जगह से पास की झीलों के अद्भुत दृश्य, घास के मैदान, नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूंछ और चौखंबा की चोटियों के अद्भुत दर्शन होते हैं। किंवदंतियों के अनुसार ये वही जगह है जहां भगवान राम ने रावण वध के बाद तप किया था। ये भी माना जाता है कि चंद्रमा ने इसी जगह प्रायश्चित किया था। पर्यटक यहाँ स्केटिंग, स्कीइंग और पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों में भाग लेने आते हैं। चंद्रशिला ट्रैक लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है। ये मार्ग चोपता से शुरू होकर तुंगनाथ तक 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। निरंतर खड़ी चढ़ाई ट्रैकिंग को कठोर और मुश्किल बनाती है। सर्दियों में ये मार्ग बंद रहता है, इसलिए ट्रैकर्स दूसरे मार्ग का इस्तेमाल करते हुए चंद्रशिला पहुंचते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़मीन के लिए जंग, जी हाँ, ज़मीन के लिए जंग लड़ी जा रही है। यहाँ पर जंग एक सशक्त भू कानून की एक जंग लड़ी जा रही है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। जंग लड़ी जा रही है उत्तराखंड को बचाने के लिए। और ये जंग लड़ कौन रहा है? आम पब्लिक लड़ रही है। उसका कहना है कि सशक्त भू कानून होगा तो हमारी ज़मीन किसी बेकार इंसान के हाथों में नहीं जाएगी। और उसी की मांग को लेकर आंदोलन हुए और विपक्षी पार्टी भी अब इसको लेकर भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जितेंद्र बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। जितेंद्र बिष्ट जी, स्वागत है चैन में आपका। संजू भाई, अपनी बात पूरी करें अब आप। मनीष जी, मैं आपसे बता रहा था कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण भाजपा ने किया। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। टैक्स हॉलिडे देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इन सब से हटकर ये सब कुछ एक ऐसे समय पर किया गया जबकि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। किंतु यहाँ के उत्तराखंड का हित को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार कैसे मिले इस बात का ध्यान रखते हुए और तमाम राजनीति से ऊपर उठते हुए हमने जिस तरह से तमाम सुविधाएं यहाँ पर देने का काम किया, जिससे नए नए रोजगार का सृजन हुआ, नए नए कारखाने और फैक्ट्रीज, कंपनीज यहाँ पर आई और युवाओं को रोजगार मिला। किंतु जैसे ही कांग्रेस की सरकारें केंद्र में आई, इन्होंने उन तमाम चीज़ों को छीनने का काम किया। चाहे औद्योगिक पैकेज की बात करें, चाहे विशेष राज्य के दर्जे की बात करें, चाहे टैक्स हॉलिडे की बात करें, तो ये लोग केवल और केवल छीनने वाले हैं। और पूरे उत्तराखंड में झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, एक भय का वातावरण क्रिएट करना और चार धाम सहित जितने भी एक तरह से आर्थिकी को सुदृढ़ करने वाले जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, उन सब के एक तरह से अवरोध पैदा करने का ये लोग काम करते हैं। और अभी भू कानून के ऊपर भी ये कि भ्रम पैदा करने की बात कर रहे हैं। इनका ये भी बोलना है कि ये जो 250 मीटर का जो प्रावधान जो माननीय खंडूरी जी की सरकार में आया था,
इसको भी हटा दिया गया। ये सरासर गलत है और इस प्रकार का कोई भी प्रावधान जो पहले था वो आज भी विद्यमान है। और देखिए अभी जो 3.5 लाख करोड़ रुपए का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो हमारा निवेश आया है, ये लोग इस बात के लिए भी भ्रमित कर रहे हैं कि हम जो तमाम औद्योगिक घराने हैं उनको जमीनें दे देंगे और वो उसका अन्यत्र उपयोग करेंगे। मनीष जी, इसमें मैं पहले एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ। हमारी सरकार ने पहले से स्पष्ट किया हुआ है, जिसको जिस भी उद्देश्य के लिए भूमि दी जा रही है उससे अन्यत्र में वो यदि उसका कोई भी दुरुपयोग करेगा तो वो स्वतः ही राज्य सरकार में वो जमीन निहित हो जाएगी। ठीक है, और ये इनका कहना पूरी तरह से गलत है। ठीक है जितेंद्र, ये केवल और केवल भ्रम भू कानून की बात करते हैं। अब कह रहे हैं विशेष सत्र बुलाया जाए, आप ही के लोग कह रहे हैं विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं आपके पार्टी के लोग। एक तरफ करण महारा कह रहे हैं 1950 वाले कानून को मानते नहीं है। सर ये दो चेहरे कैसे? देखिए मनीष जी, अगर प्रदेश के अंदर कोई अगर भू कानून लाया है तो कांग्रेस लाई है। नरेंद्र तिवारी जी की टाइम पे भू कानून सबसे पहले आया था, कांग्रेस ने उसे लाने का काम करा था। उस समय भाजपा के लोगों ने तो उस समय सपोर्ट करा था और ना उसका विरोध करा था। भू कानून जब 500 वर्ग मीटर की सीमा नरेंद्र तिवारी जी ने वो कर दी थी कि भाई 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा कोई बाहर का व्यक्ति प्रदेश के अंदर नहीं खरीद सकता है, लेकिन उसके बाद खंडूर जी ने उसमें 250 मीटर की वो करी। लेकिन जैसे त्रिवेंद्र राव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उसमें संशोधन करने का काम किया है। उससे क्या हुआ कि जो प्रदेश के बाहर के लोग थे उनको उसमें जमीन खरीदने का मौका मिल गया। आपने जहां वार्डों की जरूरत नगर निगम में थी नहीं, उसमें 100 वार्ड कर दिए। उसका क्या मतलब था? आज भी लोग उसमें परेशान हैं। नगर निगम की आपने सीमाएं बढ़ा दी क्योंकि आपने उसमें जमीनों का वो कर दिया, खरीद फरोख्त को खोल दिया। आपने उस समय उस बात को ध्यान रखना चाहिए था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में है जमीनें बची हुई थी उसको बचाने का काम सरकार का काम था। अब धामी जी कह रहे हैं कि हम इसको और वो करेंगे, आंशिक रूप से परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसमें भी हमें ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी समय है, आप उसको लागू करिए। भू कानून को आप लागू करिए। भू कानून हमारी प्रदेश की जो सबसे पहली प्राथमिकता है। और समस्या आप भले आप यूसीसी में चले जाते, क्या जरूरत है यूसीसी के प्रदेश के अंदर, आप अन्य मुद्दों पे चले जाते। अरे भैया, और मुद्दों को भटकाने का काम मत आप जनता को मत करिए, आप उसमें मेन उसमें जो आए उसको काम करिए। लेकिन जो सर आपने इतनी बातें कही, लेकिन जो करण महारा ने कहा उसका जवाब आपने नहीं दिया। करण महारा ने कहा था कि 1950 की मांग पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है, इसके लिए सर्वसम्मति बननी चाहिए, इसलिए बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाएगी और इस पर विचार विमर्श करेगी। उन्होंने कहा था 1950 के उसको वो तरजीह नहीं दे रहे हैं। सर इस पर क्या है? मतलब आपके पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और फिर इस तरह के बयान दें तो भी नहीं सही है ना। फिर आपके प्रवक्ता आके उस चीज का बचाव करें, नहीं जी वो ये नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, जो आप बोल रहे हैं वो ये कह रहे थे, तो ये तो नहीं होता है ना। जो भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा होगा वो सही कहा होगा, प्रदेश हित में वो बात तो रही होगी। मतलब सही कहा है। मैंने कहा प्रदेश हित में जो जरूरी होगा उन्होंने जरूर कहा होगा। ऐसा है कि नहीं कि उन्होंने प्रदेश हित की तो दूसरी बात करी होगी, लेकिन नहीं उस पर फिर टाल मटोली क्यों कि ऐसा नहीं, उसको तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया गया, क्यों कहा जा रहा है? आपके प्रवक्ता सरकार में नहीं है ना, सरकार का काम है, सरकार उसको दुरुस्त नहीं, आप सरकार में नहीं है, सवाल उठा रहे हैं ना उस मुद्दे को। नहीं ठीक है, सरकार में सवाल उठा रहे हैं। जब सवाल उठा रहे हैं, फिर जब सवाल उठा रहे हैं और फिर उससे पीछे भी हो रहे हैं आप, अब टाल मटोल कर रहे हैं, फिर कह रहे नहीं प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा सही है, फिर कह रहे प्रवक्ता जो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि वही तो मैं कह रहा हूँ जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा होगा वो जरूर उसमें उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं करी होगी, प्रदेश की बात यही है ना, वो सही कहे होंगे। हमारे प्रदेश के बिल्कुल सही बात कहे होंगे, बाहर के तो सही बात है कि वो बाहर ठीक है, प्रदेश के हों, ठीक है, सही बात करी नहीं ठीक है। पैनुली जी सही बात कही है इन्होंने, देखिए कह भी रहे जितेंद्र बिष्ट जी कह रहे हैं उन्होंने जो कहा होगा वो सही कहा होगा। अब यहाँ पर बात ये, तो फिर इस चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रवक्ता, इनके जो प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस चीज को क्यों बता रहे हैं कि नहीं जी गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर चलाई गई पूरी बाइट को, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा क्यों कहा जा रहा है?
देखिए मनीष भाई, ये दोनों राष्ट्रीय दल जो है ना, ये घोर कंफ्यूजन में है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम अपनी राष्ट्रीय लाइन लें या हम प्रदेश की लाइन लें। अभी जितेंद्र जी ने कहा कि करण मेहरा जी ने जो कहा होगा सही कहा होगा, तो जब उस रैली का मूल ही यही था कि मूल दिवस 1950, अगर कांग्रेस को वो समझ ही में नहीं आया, अगर कांग्रेस को उस पर व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता लग रही है, तो कांग्रेस उस रैली में क्या करने भेजे थे इन्होंने अपने प्रवक्ता करीमा दसौनी और उनको। दूसरी बात, पहले तो कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि कांग्रेस ही है जिसने 2012 में मूल निवास खत्म करा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी थे, जो जज होने के बावजूद भी सेकंड बेंच में उन्होंने चैलेंज नहीं करा। पहली चीज तो ये है, कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, और अगर वो नहीं है तो फिर गांव-गांव जाके क्या कर रही है कांग्रेस। पहले तो इनका खुद घोर कंफ्यूजन में है ये। दूसरी बात, मैं भाजपा की बात करता हूं। मूल निवास की भू कानून की आज बात हो रही है। अभी जितेंद्र जी ने कहा कि जब एनडी तिवारी जी ने कानून लाया था 500 वर्ग मीटर का, उस टाइम पे बीजेपी के जितने भी सदस्य थे सबने बेल में आके नारे लगाए, मूल भू कानून वापस लो, फर्जी कानून वापस लो। और ये मैं अपने रिकॉर्ड पे मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रथम विधानसभा का तृतीय सत्र, उसकी विधानसभा की कार्रवाई में लिखा हुआ है। मातवर सिंह कंडारी और एक और नेता थे, उनको छोड़ के बाकी सारी बीजेपी और बसपा के लोग जो थे वो बैल में आके नारेबाजी कर रहे थे। केवल उत्तराखंड क्रांति दल के लोग थे, क्योंकि कांग्रेस ने तो पटल करा था। उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने उसके समर्थन में नारे लगाए थे। ये प्रथम विधानसभा के तृतीय सत्र के अंदर लिखित में है, ये मेरा कोई बोलना नहीं है। उसके बाद जब बीजेपी के साथ हम कोalition गवर्नमेंट में गए और माननीय दिवाकर भट्ट जी की जिद पे जब राजस्व मंत्रालय वहां से लिया, उसके बाद वो 250 की कैप लगी थी। यूकेडी को बहुत ताने मिलते हैं ना कि तुम दोनों की सरकारों में थे, तीनों की सरकारों में थे, तो यूकेडी ने उस बार जिद करके, जबकि जो इनके तराई के वो थे नेता थे, उन्होंने उसका बहुत विरोध करा था, लेकिन सरकार क्योंकि कोalition गवर्नमेंट की थी तो इसलिए वीसी खंडूरी जी के टाइम पे फिर वो कानून बना। और जैसे ही यूकेडी बाहर गई, बीजेपी दोबारा से सत्ता में आई, 18 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वो पूरा साफ कर दिया। अभी बड़े भाई वर्मा जी कह रहे थे, सुन लो, अभी वर्मा जी कह रहे थे 250 की कैप नहीं है, 250 की कैप खत्म हो गई कब की, 250 की कैप खत्म हो गई। और डीएम को अधिकार है 100 बीघा तक देने का। गलत बोल रहे हो आप, बिल्कुल गलत। दूसरी बात, बिल्कुल धारा 156 क्यों हटाई? बिल्कुल गलत बोल धारा रहे हो। 156 अरे क्यों आप हटाई? बिल्कुल गलत बोल रहे हो। धारा भाई 250 का 156 कैप आज भी धारा 156 में क्या प्रावधान था? आज धारा भी विद्यमान 156 है, का आज भी पॉइंट विद्यमान है। झूठ जिसके बोल रहे अंदर हैं, ये गलत लिखा बोल रहे हैं था। आप। गलत बयानी है नहीं है गलत बयानी। ठीक है। धारा 156 घ आप ठीक है, पढ़ लीजिए उसको। ठीक है, ठीक है, धारा ठीक है। और भी 156 लोग जुड़े हुए, घ वीरेंद्र हटाई शर्मा जी, गई। वीरेंद्र उसके शर्मा अंदर जी, ये ठीक है, चीजें ठीक है, mention वीरेंद्र शर्मा जी, जल्दी सर, किस तरह से देख रहे हैं? मनीष भाई प्रणाम। देखिए मनीष जी, आज का जो मुद्दा है ये बहुत ही आजकल लाइमलाइट में ये मुद्दे हैं, और दो बातों पे हम लोग इस पे बात करेंगे। पहला देखिए मूल निवास, और दूसरा है भू कानून। इसमें क्या है कि देखो कांग्रेस की जो स्थिति है आज, मैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति है कांग्रेस। देखिए कांग्रेस को कौन सा पहली बार इस मुद्दे की याद आ रही है? कांग्रेस जितने वक्त से सत्ता में रही है प्रदेश में, और कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री, जैसा कि अभी पैनली जी से भी सुन रहे थे आप, कि बहुगुणा जी ने 2012 में मूल निवास को खत्म किया। अब आज वही कांग्रेस धरने में बैठने जा रही है, तो ये राजनीतिक रोटन सेक रहे, तो और क्या सेक रहे बताइए आप। दूसरी चीज, अब मालूम है इन्हें कि एक जनहित का मुद्दा है, और इसमें जन सैलाब उमड़ा पड़ा था अभी 24 तारीख को, जैसा आपने देखा देहरादून की सड़कों में। अब सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को बचाना चाहती है, उनके इन सब के मकसद सिर्फ ये है। देखिए बीजेपी को मैं इस बात के लिए दोषी ठहराऊंगा। बीजेपी बार बार हर चीजों को लेके एक ही बात, हमारे धामी जी कहते हैं, धाकर धामी जिनको हम बोलते हैं, अब हम कहते हैं, ये कहते हैं कि मैंने आदेश जारी कर दिए, मैंने समितियां बना दी है। वो समितियां कौन सी समितियां, कब इनकी रिपोर्ट कहाँ से पटल पर जारी करती है, आज तक हमें नहीं समझ में आ रहा। उस नीति को इन्होंने 6 महीने पहले आप सामने रंजना देसाई की अध्यक्षता में जो
समिति बनाई थी उसकी आज तक उन्होंने रिपोर्ट पेश नहीं की है। उन्होंने कहा कि 2 दिन में कर देती रंजना देसाई जी, आज तक कहाँ गई वो समिति। अब उन्होंने फिर से रातारतन की, देखिए रातारतन की बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेट है उत्तराखंड, ठीक है, सभी लोग मानते हैं, समझते हैं और बड़े इसीलिए रखा गया उस समिति में, इसीलिए रखा भी गया उस समिति में कि लोग मानते हैं और विश्वास भी है कि राधा रतूड़ी हैं तो कुछ करेंगे। ठीक है वीरेंद्र भाई, समय कम है। प्रदीप कुकरेती जी, प्रदीप कुकरेती जी, सवाल ये सर, देखिए एक बड़ी अच्छी बात वीरेंद्र शर्मा जी ने कही है कि जन सैलाब उमड़ा, सभी राजनीतिक पार्टी एक्टिव हो गई कि अब इसका फायदा उठाना है। मतलब कहीं ना कहीं हर आंदोलन का फायदा कोई ना कोई उठाता है, और आपके बगल में ही बैठे हैं आपके बगल में ही बैठे हैं आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी, ठीक है। तो हर आंदोलन का कोई ना कोई फायदा उठाना चाहता है। अगर आंदोलन बड़ा हुआ तो उसका फायदा कितना बड़े तरीके से उठाना है वो सभी पार्टी जानती है, और कांग्रेस भी अब देखिए उसका फायदा उठाने में लग गई है, क्योंकि एक बयान आ गया करण माहरा का, अब उसको बताया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर दिया गया है। तो आपको लग रहा है कि ये सारी पार्टियां आपके साथ हैं? देखिए सीधी सी बात है कि उत्तराखंड राज्य अधिकांश में पुनः इस बात को कह रहा हूं कि राज्य बनने के बाद जब संगठन का गठन होता है और तिवारी सरकार की सब जो बात कर रहे हैं, तिवारी सरकार में भी उत्तराखंड राज्याधिकारी मंच ने विरोध किया था। वो आज भी हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं और उसमें भी पक्ष और विपक्ष की भूमिका हो गई थी। कांग्रेस में भी एक पक्ष दृढ़ पक्ष में था हमारे वाले उसमें, और दूसरा विरोध में था, जो धीरे धीरे आके सब चीजें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हुई। यदि सरकार के अंदर, किसी भी सरकार के अंदर प्रारंभिक दौर से राजनीतिक परिपक्वता होती तो वो हमारे सशक्त भू कानून बनाती, 371 के पैटर्न पे अगर जो नीति नियम बनते, हमारा मूल अधिकार भी सुरक्षित रहता, हमारे नागरिक भगवानपुर से लेके तमाम काशीपुर, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ से लेके चक्रौता तक पूरा हमारा सब चीज, सारे नागरिकों को उसका लाभ मिलता। आज जो है मूल निवास नहीं है, स्थायी निवास और मूल निवास को पैरेलल चलाने की कोशिश की गई। दूसरी बात, स्थायी निवास में भी जिस प्रकार का खेल हुआ, जो कट ऑफ डेट में जो खेल हुआ, एक एक बिजली के बिल और पानी के बिल को देखेंगे, झूठा जो है पीछे 15 साल 20 साल का जो विस्तारण दिखाया गया। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि 2000 के बाद कितने स्थायी निवास बने उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये जांच हो, दूध का दूध पानी हो जाएगा, आधे मूल निवासियों को तो वैसे ही लाभ मिल जाएगा इसमें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें नेगी बिष्ट कुकरेती पंकज पैनुली या पाल साहब को मिलना है। ये पूरे भगवानपुर की जो हमारी हरिद्वार जिले की सीमा है, वहां से लेके तमाम जो हमारी बाउंड्री है, हम लोग संवेदनशील, हमारे जो सीमांत प्रदेश के लोग हम लोग हैं। पलायन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर पलायन पे अगर ढंग से ईमानदारी से सरकार को काम करना है, ब्यूरोक्रेसी को काम करना है, तो वो इस मूल निवास के आधार पर काम करेगी, तो प्रत्येक जिले के नागरिक को वहीं पे 4th क्लास नौकरी मिलेगी। तमाम नीतियों को लेकर काम इसमें किया जा सकता है। और दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, यहां पे कई ब्यूरोक्रेट कैडर किसी और कहीं का है। आप आए थे यहाँ 2 साल के लिए, आ गए आप यहाँ 12 साल के लिए, और यहाँ मैं देख रहा हूं कि इस तरह से यहाँ खेला चल रहा है, अपने हिसाब से नीतियां बना रहे और खिलवाड़ हमारे साथ हो रहा है। ठीक है पाल जी, अब यहाँ पर पार्टी तो दोनों रही है, लेकिन अब कहा जा रहा है एनडी तिवारी के समय में ही बनाया गया था, भू कानून लागू किया गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर उस कानून को इतना सख्त बना दिया जाता कि कोई भी गवर्नमेंट आए, वो गवर्नमेंट हटाने से पहले 10 बार सोचे उसको, उस भू कानून को हटाने से पहले, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। और आज आप जो बहस कर रहे हैं, शायद इस बहस की नौबत ही ना आती। मनीष जी, उत्तराखंड हमने लिया, सादतों की बात दिया, लेकिन उत्तराखंड के विषय पर, यहाँ के हक हकूक पर ना नियति बनी तरीके से, ना कानून बना। आप ये देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी कितने गर्व के साथ कहती है कि हमने राज्य बनाया। अरे भाई, और कांग्रेस कहती है हमने कानून बनाया। अरे इन दोनों ने मिलकर के इस राज्य के अंदर सारे सिस्टम को छिन्न भिन्न करने का काम किया। देखिए आज कितना दिग्भ्रमित हमारी जनता को कर दिया है। परसों जनता थी, जनता के पीछे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में थी, राज्य हित के रूप में थी। हम तो नहीं अपना झंडा ले गए, हम जनता के पीछे हैं। जनता की जरूरत के लिए आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने क्या किया? 23 सालों में दिग्भ्रमित करने का काम किया जनता को। कितने मुद्दे खड़े हो गए। अरे हमारी राज्य की परिसंपत्तियां वो गड़बड़ हो गई। हमारा आज तक भी जो हमारा कानून बनना चाहिए था जमीनों पर चकबंदी का, वो आज तक नहीं बना। हमारी परिसंपत्तियां ये ना बनती कोई बात नहीं, लेकिन एक सशक्त भू कानून, पहाड़ी राज्य होने के नाते, जिस राज्य में मात्र 35% जमीन है,
65% भूभाग जो है पहाड़ी क्षेत्र है, उस पर तो निश्चित रूप से भू कानून बनना चाहिए और इतना सशक्त बनना चाहिए कि मूल निवासी और स्थायी निवासी के अलावा कोई बाहर का आदमी जमीन यहां खरीद ही ना सके, 0% भी खरीद ना सके। कैसे क्यों नहीं बनेगा? और आप मूल निवास की बात कर रहे हैं, 1950 क्यों लागू नहीं होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में क्यों लागू है और राज्यों में क्यों लागू है? क्योंकि वो भारत की संविधान का हिस्सा है। हम क्यों बाहर है उससे? हमें क्यों बाहर रखा गया है? और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विषमताएं खड़ी कर दी, परेशानियां खड़ी कर दी, राज्य आंदोलनकारियों का उनको न्याय नहीं, टिहरी डैम के लोगों को उनको न्याय नहीं, और तमाम चीजें मैं कितनी गिनवाऊं। ठीक है, बात आज आप भू कानून की कर रहे हैं ना संजू भाई। अरे भाई हम तो सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को। आप भू कानून ऐसा सशक्त कानून, ठीक है, जो बाहर का व्यक्ति एक गज जमीन भी ना खरीद सके। ठीक है भाई, जवाब भी ले लीजिए। डाल में पात, ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा इस राज्य के? इसके कैसे काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? झूठ बोलकर सत्ता में आने वाली पार्टी। ठीक है भाई, ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। हाँ मनीष जी, देखिए जिस तरह से कठोर नकल विरोधी कानून हम लेकर आए, अरे भू कानून की बात करिए भाई साहब, कानून हम लेकर आए। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बता रहे हैं हम क्या क्या कानून लेकर आए। यूसी नकल कराई आपकी सरकार के लोगों ने। अरे चुप हो जा भाई, अरे चुप हो जा भाई, चुप हो जा, बहुत बोल चुका। आप नकल कानून लेके आ रहे हैं, जो रहते भू कानून की, मूल निवास की, परिसंपत्तियों की, नौजवान पर रोजगार की, पानी पर नीति की। ठीक है भाई, सुन लीजिए, किसानों की चकबंदी की, आपको आराम से सुना। आप बात करते हैं नकल कानून की। ठीक है भाई, सुन लीजिए, पूरी बात तो सुनना चाहिए ना, धैर्य से सुनिए तो भाई। ये बात अगर राज्य हित की करेंगे सर, हाँ सत्ता में ये है। अरे अच्छे श्रोता हैं आप, अच्छे श्रोता बनेंगे, अच्छे वक्ता बन जाएंगे। शराब घोटाले वालों चुप हो जाओ, शराब घोटाले वालों चुप हो जाओ। ठीक है भाई, शांत रहिए। शीश महल वालों चुप हो जाओ। ठीक है, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप नहीं बैठेंगे, तुम्हारा पर्दाफाश करेंगे भाई। गंदा नल में गंदा पानी देने वालों चुप हो जाओ, गंदी यमुना वालों चुप हो जाओ, ठीक है, गंदी यमुना वालों चुप हो जाओ। सर डिबेट को सर डिरेल ना कीजिए, इधर उधर मत भटकाइए सर, प्लीज। ठीक है भाई, आप शांत हो जाइए, शांतपूर्वक सुनिए सर, शांतपूर्वक सुनिए। बस्तियों पर अरे सुनिए ना सर, ठीक है भाई, सुनिए ना। कौन सी ऐसी बात है भाई? जवाब दीजिए इन बातों पर। अरे तो जवाब तो दे रहे, सुनेंगे नहीं तो कहाँ से जवाब देंगे? नकल कानून की बात कर रहे हैं। अरे सुनिए पूरी बात तो सुन लीजिए महाराज, पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे भाई इनकी बात, झूठ बोलते हैं। अरे तो तुम्हारी झूठी गारंटी है जो तुम बांटने आए थे 2022 के चुनाव में, जिस तरह से तुम्हें दौड़ा के मारा, 70 सीटों पे लड़े, 68 में तुम्हारी जमानत जब्त हो गई। वही सुनना चाह रहे हो क्या? वही सुनना चाह रहे हो क्या? वही सुनना चाह रहे हो क्या? पूरे देश भर में तुम्हारी जमानतें जब्त हो रही है, पूरे देश भर में तुम्हारी जमानतें जब्त हो रही है। हो गया डीके भाई, हो गया। अब जवाब हो गया नहीं, इनसे पूछे भू कानून। अरे सर जवाब पूछे, जवाब देंगे, बिना बोले कोई जवाब दे देगा? सब लोग साइलेंट हो जाए, डीके भाई को जवाब देना है। मैं भी साइलेंट हो गया, चलो। हाँ तो सर जवाब सुनिए ना, वो क्या बोल रहे हैं। हाँ तो वही कह रहे, तब से साइलेंट रहिए ना सर, जवाब दीजिए। इधर उधर की बात मत करना मनीष। अरे अच्छा नहीं होगा सर, आप शांत कानून पर बात करिए बस। अरे सर आप करो यार, चुपचाप बैठो। ठीक है, समय कम है सर, शांत रहिए ना, जवाब भी सुनिए। आप बोलिए। मनीष जी, मैंने कहा जिस तरह से हम धर्मांतरण कानून लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, हम भू कानून भाई शांतिपूर्वक सुन लीजिए पहले। लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाली भारतीय जनता पार्टी पहली वहां पर रही। हमारी सरकार का लोग था वो भू कानून। ओ भाई चुप हो जा भाई, बहुत बोल लिया, चुप हो जा, अब चुप हो जा यार, चुप हो जा, चुप हो जा, सोच बंद कर, अपनी सोच बंद कर ले, अपनी सोच बंद कर भाई, सोच बंद कर ले भाई, सोच बंद कर ले अपनी। ठीक है भाई, जवाब दे सर। ठीक है भाई, समय कम है, सब मेहमान ज्यादा है। ठीक है भाई, ये बहस से सब कुछ बहुत संवेदनशील मामले पर सर बात हो रही है सर, ऐसा मत कीजिए सर, मजाक समझेंगे सर, आपका मजाक बनाएंगे सर आपकी पार्टी का सर। भाई साहब, आप बड़े संवेदनशील मामले पर बहस कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है क्या? जब तक ये चुप भाई बड़े संवेदनशील मामले पर बहस कर रहे हैं आप। ठीक है भाई, बड़े संवेदनशील मामले पर बहस कर रहे हैं आप, प्लीज बातें करने की आजादी। नहीं सर, आप पूरी बात सुनिए सर, टाइम कम है सर, प्लीज। मुझे सर अभी आवाज बंद करना पड़ेगा, आप कहेंगे आवाज बंद कर दिया। ठीक है भाई साहब, की हिम्मत नहीं है। ठीक है भाई, डाउन कीजिए। ठीक है सर, आप बोलिए। सत्ता में है
हाँ झूठ बोलने का हाँ ठीक है सर, आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए। बदतमीजी करने का काम ये कर रहे हैं आपके चैनल पर। यार इसका सर आप इसकी बोलिए ना, चोट सर बंद फीडर करो डाउन हो पहले। गया, फीडर डाउन हो गया, आप बोलिए सर, आप बोलिए। हाँ मनीष जी, हाँ देखिए मैंने कहा जिस तरह से तमाम कानून लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किया गया और एक सशक्त भू कानून लाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। उसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, तब उसकी रिपोर्ट्स भी सरकार को बहुत जल्दी मिल जाएंगी और जैसे रिपोर्ट मिलती है एक सशक्त एक ऐसा भू कानून जो उत्तराखंड के हितों में हो, यहाँ के तमाम मातृशक्ति के, तमाम युवाओं के, तमाम किसानों के, संजीव भाई जो और आरोप हर देखिए, वर्ग। सुनिए ना, जी, आरोप ये लग रहे हैं संजीव भाई जी। कि कमेटी ही सिर्फ बैठाई जाती है, गठित कर दी जाती है और कमेटी रिपोर्ट देती है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद, अब फिर लास्ट टाइम आएगा जब विधानसभा चुनाव का तो आप कहेंगे लो जी कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। अब देखिए ना, क्षैतिज आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, क्षैतिज आरक्षण की बात कर ले, आप देखिए वही हुआ ना, यूसीसी में भी वही हुआ। मनीष जी मेरी बात सुनिए, देखिए कोई भी नई चीज आती है उसकी एक प्रक्रिया होती है। अब जैसे आप यूसीसी की आप बात कर रहे हैं तो यूसीसी में एक पूरा एक प्रक्रिया के साथ सारा काम चल रहा है। पहले ड्राफ्ट तैयार हुआ, ड्राफ्ट तैयार के होने के बाद उसके ऊपर सुझाव मांगे गए और सर मैं एक बात बता रहा हूं, आप अपनी बात सर रखिए उस पर, भू कानून पर। एक मिनट तमाम सुझाव मांगे गए। अभी जैसे भू कानून है, भू कानून के ऊपर भी क्या कोई किसी प्रकार के कोई कानूनी पेचीदगियां अब भविष्य में ना आने पाए और एक ऐसा सशक्त भू कानून यहाँ पर आए जिससे यहाँ के किसी भी व्यक्ति का हित प्रभावित ना हो, इसी प्रकार का भू कानून जितेंद्र भाई हमारी पार्टी समय को 10 सेकंड में सर, जितेंद्र भाई आप लोग की पार्टी में 2 फाड़ है, एक एक चीज को लेकर आपके यहाँ कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, फिर उसको आकर मतलब सामान्य करने की कोशिश की जाती है, बांट रख के कि किसी तरह सामान्य हो जाए। देखिए मनीष जी, 2 फाड़ी की कोई बात नहीं है। हाँ। अगर कोई नेता कोई बात कहता है तो उसमें जरूर राज्य का हित होगा, दूसरा अगर नेता कोई कहता होगा उसमें भी राज्य का हित होगा। हाँ। लेकिन हम कुल मिला के ये बात है कि भू कानून लागू होना चाहिए प्रदेश के हित में, उत्तराखंड की जनता के हित में। ये नहीं कि आप इसी से लाओ, धर्मांतर की बात करो, आप लैंड जिहाद की बात करो, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि भू कानून आप ले आए, आप मूल निवास की बात करें, आप उत्तराखंड की जनता को भटकाने का काम मत करिए। ये हमारा मेन वो है। सब हमारी सभी पार्टी के भटका सब रहे हैं नेताओं ना, को यही है। यार सभी भटका रहे हैं, आंदोलनकारी भी बैठे बेचारे, वो नहीं, समझ रहे हैं इस बात को, सभी ने भटकाया वो उनको। ठीक है, ठीक, किसने भटकाया? क्षेत्र आरक्षण क्यों आज तक लागू नहीं हुआ? आपने क्यों उसको परवर समिति में लटका दिया? कौन लटकाए? कांग्रेस ने लटकाया क्या? कांग्रेस सरकार है। नहीं वो तो वो लोग कह रहे हैं विधानसभा लेकर आएगी, वो करके करेगी, सत्ता में जो होगा उससे सवाल होंगे और सत्ता के लोगों से सवाल होगा ना। विपक्ष का काम है पूछना। कांग्रेस की एक विपक्ष प्रॉब्लम है, पूछेगा, नहीं पूछने के साथ साथ वो बहुत सारी चीजें बोल जाता है ना। कांग्रेस की एक प्रॉब्लम है जब किसी ठीक है सर, समय कम है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय कम है, समय कम है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।